प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, इसी शुभेच्छा के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूं। आप सभी अधिवक्ता साथी जानते हैं कि आप लोगों का एडवोकेट एक्ट में कुछ संशोधन से संबंधित तमाम वीडियो आपने देखी होंगी। भारत सरकार उसमें कुछ चेंज कर रही है। आपको इस मूवमेंट में या इसमें आंदोलन जैसी भूमिका में बगैर कुछ जाने बूझे समझे अपना वक्त अगर आप कंपटीशन देते हैं बर्बाद नहीं करना चाहिए, और दूसरा उससे अनभिज्ञ भी नहीं रहना चाहिए। क्या विधायिका चेंज कर रही है, उसका मंतव्य क्या है, ये हम सभी अधिवक्ता साथियों को समझना पड़ेगा कि जिला कचहरियों में हो, क्या उच्च न्यायालय में हो, क्या माल अदालतों में हो, टैक्सेशन में हो, किसी भी कचहरी में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो न्याय जो नहीं हो पा रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि बार बार का हड़ताल होना और तारीख पे तारीख का लगना। ये इतना अनौचित्यपूर्ण दशा हो गई है कि क्लाइंट की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। छोटे से छोटे मामले को वर्षों तक खींचा जा रहा है। मेरे पारिवारिक मसलों का मैटर है, जो सिंपल 323, 504, 506 का मैटर, आप सोचिए उस केस में 2003-4 का मैटर है, 24 चल रहा है, 20 साल हो गए हैं, उसके बयान तक नहीं कंप्लीट कर पा रही है कोर्ट। अनगिनत मामले हैं, पूरा अदालतें कसी पड़ी हैं, पता नहीं कितने बैच के न्यायिक अधिकारी बनाए गए और रिटायर होकर चले गए, प्रमोशन पा गए, लेकिन क्लाइंट का मुकदमा जस का तस है। तो नए एडवोकेट एक्ट में 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखकर संशोधन किए गए हैं। मैं ये कदापि नहीं कह रहा कि वो सारे संशोधन बिल्कुल सही हैं। एक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए उसमें केंद्र सरकार के 4 लोगों का उसमें मेंबर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर में शामिल होने की जो शर्त है, उसमें सरकार अपना इंटरवेंशन चाहती है, हस्तक्षेप चाहती है। वो इसलिए कि किसी भी निर्णय को लेने पर केंद्र सरकार अगर कोई भी निर्णय लेती है, ये तो मान लीजिए ठीक है बीजेपी की सरकार है, लेकिन बाई चांस थर्ड मोर्चे की सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, भविष्य में ऐसा संभव है, तो उसको भी तो यही केंद्र की पावर रहेगी। और सारी न्यायिक व्यवस्था जो कि कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, उसका एक अंग, एक धड़ा, बार बेंच जिसे कहते हैं, उसमें बार एक ऐसे पोजीशन में आ जाएगा जिसको नियंत्रित कार्यपालिका करने लगेगी। तो कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप कुछ उस तरीके से हो जाए जैसे इलेक्शन कमीशन में जो पिटीशन लगा है, इसमें इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति करने वाली बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी, उसको इस तरीके से सुनियोजित किया गया है कि पूरे देश का चुनाव चाहे वो जिस स्तर पे हो रहा हो, उसको चुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति में केंद्र सरकार सीधे इन्वॉल्व है। वो कोई स्वतंत्र निष्पक्ष निकाय नहीं रह गया है, इसका आरोप लग रहा है, लगना भी चाहिए। आप यहाँ भी देखिए कि जो जूनियर डिवीजन जो एडवोकेसरी में है, इसके लिए वकीलों की लॉबी के लिए कंट्रोल करने के लिए हर स्टेट में बार है। उसके सिवाय जिस बार में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका भी अपना बार होता है। लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखें तो कोई भी बार आपके हित का उतना ख्याल रखता नहीं। इतना इकोनॉमिकल रूप से, आर्थिक रूप से इतना कमजोर ढांचा है, इतनी कम फंडिंग है कि इसमें जो नियुक्त होता है पदाधिकारी, उसको अपने जीविकोपार्जन और पालन पोषण यानी अपने ही जब तक कोई अपॉइंट रहता है, जो कोई पदाधिकारी बार में चुनकर भी आता है, तो वो वकीलों के हित में शायद ही कोई निर्णय ले पाता हो, या स्टेट गवर्नमेंट से कोई बड़ी मांग मंगवा ले, या स्टेट गवर्नमेंट बार को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट बार को या हाई कोर्ट बार को गंभीरता से ले। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या दिल्ली हाई कोर्ट हो, 30 हजारी हो, कटकुमा हो, या उत्तर प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, मैं लखनऊ और इलाहाबाद दोनों को मिला के कह रहा हूँ, किसी की गवर्नमेंट लोड लेता नहीं। उसकी वजह है
कि इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता तो बनी रहनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र सत्ता प्रभावी तब होती है जब उसका जो कर्तव्य और दायित्व है उसका सापेक्ष प्रभाव इतना बड़ा हो कि जनता आपके साथ खड़ी हो जाए। आम जनता, आप सोचिए, जब एक वकील को कोई कमरा देने को तैयार नहीं है, वकील को समाज का अच्छा खासा हिस्सा है कि वकील लड़का है तो उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिलने वाली, और अगर वकील कोई लड़की है तो उसे लड़का नहीं मिलने वाला। एक ऐसा सभिशप्त समय चल रहा है और उसकी वजह में दोनों पक्ष जिम्मेदार है, वकील समाज भी और जन समाज भी। लेकिन दोनों में से कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि दोनों की गलती को कोई थर्ड व्यक्ति स्वतंत्र निकाय के तौर पर सही करे। इससे स्वतंत्रता छीनती है। तो केंद्र सरकार लाने जा रही है, एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने जा रही है, तमाम नियम में परिवर्तन हो रहा है। सरकार की मॉनिटरिंग के अलावा आपको बार में मेंबरशिप पाने के लिए अनिवार्य रूप से जहां प्रैक्टिस करेंगे वहां भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ऐसे बहुत सारे अधिवक्ता साथी होते हैं कि हाई कोर्ट में वो इनरोल्ड हैं, लेकिन अन्य अदालतों में जाकर के अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि नए एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से वहाँ की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, हालांकि वो पास नहीं हुआ है। अभी आप लोगों से भी अपेक्षा की गई है कि शायद 8 मार्च का समय दिया गया है कि आप अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, सुझाव पेश कर सकते हैं कि सर इसमें ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। लेकिन सरकार पूरे मूड में है और उसमें बल कौन दे रहा है? आप उलटकर अगर सुप्रीम कोर्ट या जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे कि हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है, अदालत हमें बचा ले, नहीं बचाएगी। क्यों नहीं बचाएगी? अदालतें खुद त्रस्त हैं कि हर तीसरे दिन जिला अदालतें बंद रहती हैं। क्लाइंट दूर दराज से किसी प्रकार किराया भाड़ा खर्च करके गरीब आदमी पहुंचता है तो उसका जो वकील है वो बताता है कि आज कैंडुलेंस है। रोज, मतलब ऐसा महीना शायद ही गुजर जाए कि किसी जिला अदालत में न्यायिक कार्यवाही बाधित न हो। एक कोई वकील एक्सपायर कर गया, उसका रिश्तेदार एक्सपायर कर गया। अब जहां 3,000 के आसपास नॉर्मली जिलों में 3,000 5,000 वकील नॉर्मली हैं, 75 जिले हैं, जैसा जिला है उस हिसाब से वकीलों की संख्या है। हाई कोर्ट में ये संख्या लगभग 46,000 के आसपास पहुंच जाती है। आप सोचिए कि इतने भारी बार के लिए जहां 2,000 से मिनिमम और 25-30 हजार के आसपास मैक्सिमम क्षमता के अलग अलग बार की स्थिति है, वहां कोई भी बार, चाहे वो कितना भी मिनिमम खस्ता हाल क्यों ना हो, लेकिन वहां कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि वो अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निर्वहन के लिए छाप छोड़ रहा हो कि फला डिस्ट्रिक्ट बार ने बहुत अच्छा काम किया है और अनदर स्टेट के लोग आते हैं वहाँ, वकील साहिबान चेक करते हैं भाई यहाँ की न्यायिक प्रणाली कैसे चल रही है। कोई जिला, चाहे वो एकदम सबसे खस्ता हाल जिला हो श्रावस्ती सिद्धार्थनगर वगैरह का, गोंडा बहराइच का, चाहे एकदम बहुत ही हाई क्लास में ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर के मेरठ, मुजफ्फर, ये सहारनपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हों, लेकिन सारे जगह आप देखेंगे कि एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब एक ही सिंड्रोम है कि एक ही वायरस घूम रहा है, कहीं का वकील सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह में 2-3 बातें हैं। एक तो बहुत परिपक्व लड़के नहीं हैं जो अधिवक्ता की हैसियत से जिला अदालतों में प्रैक्टिस करें, और जो सीनियर है वो अपने सारे मुकदमों के पीछे कॉन्सिप्रेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। जो जज साहिबान हैं कभी फला मीटिंग में व्यस्त हैं, कभी फला काम से नहीं आए हैं, कभी ढिमका है, कभी कुछ है, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो हर चीज कटा कटा सा है कि कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। तो एक एक्ट आ भी जाएगा, हम कहते हैं संशोधन पास भी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका में अदालती स्तर पर जो वकीलों के अधिकार और दायित्व हैं वो सही ढंग से तय हो पाएंगे, और उसका निर्वहन अगर तय भी हो गए तो सही से निर्वहन होना मुश्किल दिखाई देता है। आपने इस बीच में करीब 4-5 दिन के अंदर जब से ये शोर मचा है, आपने अनगिनत वीडियो देखे होंगे। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो, अपने कर्तव्य के प्रति सजग होंगे तो, कि आप अधिवक्ता हैं तो भारत सरकार उस पर कुछ कर रही है, कुछ पता भी है कि खाली बस रोज कचहरिये आते जाते हैं या खाली पढ़ाइए में रहते हैं, किताब खोले रहते हैं। आप जान रहे हैं जैसे एक नियम आया जूनियर डिवीजन के लिए कि 3 साल का अनुभव चाहिए। अब अनुभव के लिए तुम्हारे पास 50 फोन लड़कों ने किया कि सर क्या क्या लगता है। जब अनुभव की बात आई तब आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं।
जबकि अनिवार्य रूप से समझिए, जब वकालत के फील्ड में आना है तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्लेंट अदालत में कैसे बनती है, मुहर कहाँ लगती है, समन की तामीला के लिए कैसे कोर्ट में ये सब व्यवस्था पेशकार करवा रहा होता है। ये सब वहाँ मौके पे जब आप जाके देखेंगे तो उसमें, और जो किताब में पढ़ रहे हैं उसमें, पाताल लोक और आसमान का अंतर है। जमीन और पाताल का, आसमान और पाताल का अंतर। अगर चैम्बर नहीं जाते हैं, आप प्रैक्टिस में नहीं जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ भी रहते हैं, और दूसरे आप उनके हक हुकूक को असलियत में नहीं जान पाते। और दूसरा पहलू और हम कहना चाहेंगे, आप प्रैक्टिस ही करते हैं, आप पढ़ते नहीं, कंपटीटर नहीं हैं, आप किताबें नहीं देखते, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी आप डिपोंग हैं। यानी दोनों में संतुलन चाहिए। एकदम किताबी ज्ञान ना हो तब भी नहीं चलेगा, और एकदम केवल प्रैक्टिस हो, किताबी ज्ञान ना हो तब भी नहीं चलेगा। हर चीज़ अगर आपसे पूछनी ही पड़ेगी और आप उसमें कुछ एडवाइस देने की स्थिति में नहीं हैं, या आप जो काम काज अदालत में, तहसील में, जिला में, कलेक्ट्रेट में, एसडीएम ऑफिस में देख रहे हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ये साहब गलती कर रहा है। ये कैसे पता पाएंगे? जब आप या तो प्रायोगिक रूप से सक्षम हो या तो दिमागी ज्ञान तौर पे। ज़्यादा सफल अदालतों में वो होते हैं जो प्रायोगिक रूप से सफल होते हैं। आप देखिए, आपके मामले को ज़्यादातर मुंशी जो होगा वो भी बहुत देखते देखते समझ जाता है। इसमें कितने का स्टाम्प लगेगा, इसमें कहाँ कितने का खुश्कीनामा के लिए जो मतलब ज़रूरी कागजात होते हैं, उसका व्यवहारिक ज्ञान उसको हो जाता है देखते देखते। और एक केस में लगभग लमसम एक ही प्रोसीजर अपनाया जाता है। किसी विशेष धारा में दीवानी हो, माल की बात हो, या कोई अन्य जो प्राइवेट जो लोकल एक्ट हैं, जैसे मान लीजिए एनडीपीएस का कोई मैटर है, मान लीजिए ये जो तमाम एक पास्को है या एससी एसटी है, तमाम एक्ट जो आपकी बार कोर्स में बढ़ा ही दिया गया है, उन सारे एक्ट में से किसी का मसला है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि उसका कागजी काम कैसे होता है। जैसे आपको छोटा सा काम दे दिया जाए कि किसी की रजिस्ट्री करवानी है, कोई ज़मीन जायदाद बेच रहा है और किसी को दिलवाना है, और आपसे कोई वकील है और आपसे कोई मदद ले रहा है, तो अगर आप दीवानी मुकदमा और क्रिमिनल केवल देखते हैं तो आप उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं। लेकिन अगर आप कई बार आपने रजिस्ट्री करवाने में या माल से जुड़े हुए मुकदमों को देखा है, तहसीलदार एसडीएम साहब की ऑफिस, रजिस्ट्रार कार्यालय की दौड़ लगाई है, ये सब होते देखा है, तो वो वकील जो वहाँ प्रैक्टिस करता है बहुत तजुर्बा हो जाता है उसे। और ये आप घर बैठे सोचें कि कमरा नहीं छोड़ेंगे और आपको ये सब हासिल हो जाएगा, तब आप अपना हक अपने आप से गंवा रहे हैं। आपका इलाज दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे देखे जिला कचहरी हो या हाई कोर्ट, 80% से ज़्यादा वकील वाकई में कुछ नहीं जानते, बस केवल वो अपने सीनियर के पीछे पीछे घूम रहे। उसका यही दोनों कारण है। ज़्यादातर जो सीख सीख के कुछ जान गए हैं वो किताबी ज्ञान नहीं रखते, और जो केवल किताबी ज्ञान रखते हैं वो पीछे पीछे घूमना नहीं चाहते। तो एक ऐसा बाधा खड़ी हो गई है कि इसमें पिस रही है जनता, क्लाइंट के मुकदमे हल नहीं हो रहे हैं, और उधर दबाव बना रही है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट या सरकार के ऊपर, जो सत्ता में सरकार है। तो आप जानते हैं इस सरकार की खासियत 14 से यही है, कानून बदले जा रहे हैं। उसी बदलने के चक्कर में 3-3 संहिताएं बदल दी गई। ये भी सुनने में आया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, कि आने वाले समय में, जैसा कि सरकार ये 27 तक चलने के आसार हैं, अगर बीच में कोई बहुत बड़ा व्यवधान नहीं आता है, तो ये सीपीसी भी बदलने की मूड में है। आप सोचें, जो भी परिवर्तन हो रहा है, मैं एक तरीके से खारिज नहीं करता, आधुनिक ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुश्किल ये है कि उस बदलाव के बाद भी वो फ़र्क दिखेगा जो मूल शर्त है बदलने की, कि ट्रायल जल्दी हो, लोगों के मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो जाए, हैं? तो आप पाएंगे बिल्कुल नहीं। मतलब कुएं में भांग ऐसे पड़ी है। हर अदालत का कामकाज, क्या अपना स्टेट, क्या बिहार, क्या पूरे ऑल इंडिया के किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, मैं बात एक साथ कह रहा हूँ, केरल क्या, यूपी क्या, कर्नाटक क्या, मध्य प्रदेश, सारे जगह एक ही प्रकार का चीज़ चल रहा है। मामले को लटक जाना पड़ता है,
जो मामले का निस्तारण महीने भर हो जाना चाहिए। अरे आपको एक एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग देता हूँ। ये जो सांसदों और विधायकों के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते एमपी एमएलए कोर्ट बनाई गई थी। आप सोचिए, एक केस लड़ा जा रहा है कि एमपी एमएलए के लिए इतनी कोर्ट बनाए जाने के बावजूद मुकदमे डिले चल रहे हैं। क्या कर सकते हो? 1961 में दहेज का कानून आया, दहेज रुका। निर्भया कांड के बाद रेप और कन्विक्शन में हम पूछ रहे हैं, जितने कानून उतने अपराध। क्या होगा? तो हम कभी भी, आज नहीं, जितना हम इतिहास 5000 साल का पढ़ते हैं, कोई भी सेक्टर एरिया उठा के देख लिए, वकालत पेशा की बात नहीं कर रहा, किसी भी संस्था ने, किसी भी व्यक्ति ने जड़ पर काम नहीं किया है। आदमी चोरी ही ना करे, आदमी बदमाशी ही ना करे, ये दर्शन का विषय हो जाता है। तो जैसे व्यवस्था मांगती है कि कानून बनाने से समाधान नहीं होता, वैसे जब तक व्यक्ति में परिवर्तन, यानी वकील साहिबान खुद जब तक नहीं तय करेंगे कि हमको मुकदमे को ईमानदारी से निभाना चाहिए, खुद छल प्रपंच कपट नहीं करना चाहिए, तो उनको दो रोटी मिलने वाली नहीं। इतना भ्रष्ट युग चल रहा है कि मुंशी नहीं चूक रहा, पेशकार नहीं चूक रहा, वकील साहिबान जो पीछे पीछे घूम रहे हैं, अभी नया नया जूनियर है, वो भी पैसे के ताक में है। कातर दृष्टि से मैंने एसपी एसएसपी लोगों को देखा कोरोना में, पैसे के आगे मिमियाते हुए। आप कितनों गुरेरें, कितनों कोट पहने, कितनों फोटो लगाएं, कितनों रील बनाएं, कितनों स्टेटस जब दबा है वाला लगाएं, लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं है तो बेमौत मारे जाएंगे। और इतना भयंकर क्लाइमेक्स युग चल रहा है, जबकि भारत विश्व के 10 समृद्ध राष्ट्रों में से स्थान नहीं पाता। भारत की हालत बांग्लादेश श्रीलंका से बदतर हो गई है ये मोदी जी के राज में। उस राज्य में जिला कचहरी चले जाइए, मैं 3 कचहरी का नाम छोड़ने को कहूँगा। एक तो मेरठ, एक ग्रेटर नोएडा, और दूसरा कह सकते हैं कुछ अर्थ में तो वो सहारनपुर या इस साइड पश्चिम की अदालतें। बाकी उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए, न बोलने का सहूर, न उठने बैठने का सहूर, न खुद से साफ सफाई करने का सहूर। किसी भी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, आप चले जाइए, क्या टूटी हुई कुर्सियाँ। कोई वकील अपने घर में ऐसे रहता होगा? मतलब बाहर का आदमी अगर आ जाए तो ना चैम्बर है, न कुर्सी है, पीक दान पे इतना थूक पड़ा है कि मतलब उसका सीमा क्रॉस है। आप उसी में मर रहे हैं 10 साल से, एडीजे बनना चाहते हैं। क्या अररिया, क्या सिवान, क्या मुजफ्फरपुर, किस अदालत में है तमीज? तब इतना सड़ांध है। उसके बाद ये जो बदलाव होने जा रहा है, खड़े हो जाइए केंद्र सरकार के खिलाफ। यादव लोग अलग हो जाइए, पंडित लोग अलग हो जाइए, ठाकुर लोग अलग हो जाइए, चीर फाड़ डालिए अमित शाह को। यही तो हर बार चल रहा है। सचेत होना नहीं है, ये चीज समझ में आएगी नहीं। जरा कभी एक बार उसके पहलू से सोचिए जिसके लिए आप वकील हैं। विवाद रुकता नहीं, विवाद जो आ जाता वो निपटता नहीं, आपको उसमें फीस दिखाई पड़ती है। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, जिनके इनकम का राष्ट्रीय आय में कोई योगदान नहीं है। एक वकील कितना पैसा कमा ले रहा है, क्या गोभी खरीद कर खाता है, क्या खेत बाड़ी खरीदता है, कितने सरकारी वस्तुएं खरीदता है, उसका जीडीपी में क्या योगदान है, जरा सोचिए। इसीलिए सरकार इस सेक्टर में पैसा नहीं खर्चा करना चाहती, इसीलिए इस सेक्टर में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिल्कुल पैसा नहीं खर्चा कर रही है। कुंभ में खर्चा कर रही है। उसका एम्बिशन था कि जितना लगा रही उसका 30 गुना निकाल लेगी। तो ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। न्यायिक व्यवस्था जो सिंगापुर का मशहूर है कि क्या अदालतें होनी कैसे चाहिए, मतलब कारपोरेट जगत की अदालतें जो जैसे इंडस्ट्रियल साइड के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट देखता है, या लेबर कोर्ट के मुकदमे जो कोर्ट्स देख रही हैं, जहां अरबों खरबों का काम हो रहा है, वहां ये कौन जाएगा। मतलब मैंने अपने आंखों के सामने 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये के लिए गिड़गिड़ाते देखा वकीलों को।
इतनी बुरी हालत है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई नियम है, ना कानून है, ना कोई संस्था है। मैंने देखा ये कंडीशन है कि नेता वोता आ जाते हैं तो क्यों हुआ विवाद, क्यों एक वकील लड़ गया, वो तो माहौल गरमाया हुआ था, तो मामले को तूल नहीं दिया गया, तुरंत तत्काल उस दरोगा साहब को हटा दिया गया, अदालती कार्रवाई हुई, ये सब हुआ। लेकिन मूल चीज आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जड़ में इसके क्या है, दोनों प्रकार की कमी। मूल बता रहा हूं कि एक तो उस टाइप के लोग वकालत पेशे में हैं भी नहीं, और जो पेशेवर हैं तो वो उस तरीके से सक्षम नहीं है, जो सक्षम है उसमें किसी चीज का अभाव है, और ऊपर से रिश्वतखोरी का जमाना इतना ज्यादा है, पैसा कमाने की होड़ है, कि आदमी ये नजरिया कब पाल ले कि इसी क्लाइंट को जल्दी मुकदमा निपटा देंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो लटकाए रहो। ये परंपरा चल पड़ी है, ये खतरनाक है। आप इस कानून में, मैं नहीं कहता कि सबका सब बहुत सही बनाया गया है, तमाम जगह इसको फेरबदल करने, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन आप कभी ये भी तो सोचिए, आंदोलन करने वाले हमारे भाइयों बहनों, कि आप इधर आपको दिखाइए नहीं देता, और अगर नहीं दिखाई देता तो इससे तो बेटर सर्वोदय आंदोलन गांधी जी का है, विनोबा भावे का, कि आदमी ये फैसला ले ले कि कोई भी मुकदमा हमारा जाएगा ही नहीं कोर्ट में, न्याय व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कभी होएगा नहीं। तो आज की बातें हमने इसी पर की कि आप इस चीज़ को महसूस करें कि जो अदालत में चल रहा है, जो अदालत के प्रति एडवोकेट एक्ट में संशोधन की बात चल रही है, वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। आपने देखा इसी तीनों संहिताओं के ऊपर कितना विरोध हुआ था। कुछ अदालतों में तलवारें खिंच गई थी कि हम संसद के सामने विरोध करेंगे, हम विधानसभा नहीं चलने देंगे, फलनवा नहीं, डिमका नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, मैं खुद, हालांकि महीने भर क्लास मैंने बंद रखा, कल मुझे 60वीं क्लास रिकॉर्ड करनी है। मैं आपसे कह रहा हूँ 15 से 10 से 15 क्लास और, यानी मोटा मोटी आप अनुमान लगाइए 80 यानी 40 घंटा मुझे लगा है बताने में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 40 घंटे में मैंने बताया है कितना बदलाव हुआ है। और आज भी आप लोगों को पा जाएंगे, वो जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, वो किसी पद पर पदाधिकारी हो सकता है न्यायिक विभाग का, जो ये कहता मिल जाएगा क्या कोई बदलाव नहीं है, खाली सेक्शन बदला है। एक को बार वो किताब उठाने की जहमत नहीं उठाया है। का न्याय सुनाएगा, का बीएनएस के सेक्शन में, क्या बीएनडब्ल्यूएस की प्रोटोकॉल फॉलो करेगा भाई, हैं? तो दोनों तरफ से कमी है, सिर्फ एक कमी नहीं, प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो प्रैक्टिस नहीं है। जैसे हम पश्चिमी सभ्यता को खाली गरियाते हैं, पश्चिमी सभ्यता की सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, हम यूट्यूब से आपके साथ हैं, पश्चिमी सभ्यता की देन है। मोबाइल सेट पश्चिमी सभ्यता की देन है। एक से एक एडवांस एरोप्लेन की जो फ्लाइट से आप उड़ रहे हैं वो सब पश्चिमी सभ्यता की देन है, फिर भी गरियाए जा रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता के लोग अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उनमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वहाँ भी कटी पतंग जैसी हालत है, पूरब पश्चिम से मिलने को तैयार नहीं। अरे हिंदुस्तान में तो गैर बिरादरी में शादी तक नहीं हो सकती, मिलना तो बतिए छोड़ दीजिए। क्या देश समृद्ध हो सकता है, क्या व्यक्ति समृद्ध हो सकता है? इस स्थिति से निपटने के लिए व्यक्ति का समृद्ध होना जरूरी है। वही व्यक्ति तो वकील बनता है, वही व्यक्ति तो जज बनता है। तमाम ऐसे जज पा जाएंगे जो पदों पर हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ, किसी भी पद पे हो, जूनियर डिवीजन, सीजीएम, एसीजीएम, फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट जज, कुछ भी, न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति, सीजेआई, कोई भी इसमें ऐसा हो सकता है जो अंदर से बिल्कुल विषाक्त हो। पद पे बैठा है, क्या कर लेंगे आप? करप्ट आदमी है टोटल, कोई रोक टोक नहीं है, जी रहा है। तो जब मॉरल वैल्यू के साथ कोई मतलब नहीं है, खाली दिखाने के लिए नैतिकता नंबर 1 का होना चाहिए, तो ऐसे होगा जैसे हो रहा है। कोई पैरामीटर आपने तय नहीं किया। देश 70 साल से ऊपर निकल गया आज़ाद हुए, जिसको पाया उसको वकील बनने दिया, जिसको पाया उसको पैसा लेकर के, घूस खा करके जज बनाया। आप आज भी मैकेनिज्म आप डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई परीक्षा हो। अनुभव के नाम पर कुछ जो पैरवी कर ले जाए, जो जैक लगा ले जाए, उसको न्यायमूर्ति बना दे रहे हैं आप। तो ये सब जो एकदम कहते नहीं सरा तोड़ एक प्रकार से विसंगति है, तो उतना भारी विसंगति एक एक्ट पास हो जाने से कुछ नहीं होने वाला खास। तो मैं आपसे शुरू में जो कहा कि अगर आप कंपटीटर हैं और इस साल के एग्ज़ाम आपको फेस करना है, ये मैं 2-3 वीडियो पहले से सोच रहा था बोलूं, लेकिन आज मौका लग गया
और मैंने ये बोलना जरूरी समझा। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से कहूँगा, चाहे एचजेएस चाहे जेएपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझें जाने सब, लेकिन कहीं इसके लिए हड़ताल में जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद न करने लगें। समय न बर्बाद करिएगा, नहीं तो ये चौपट कर देगा। क्योंकि ये सड़क छाप जो लाठी मारने वाले और मरवाने वाले वकील साहिबान होते हैं, ये कभी आपके काम आएंगे नहीं। उनको अध्यक्ष ही लड़ना है। मैं तो कहता हूँ इस बार कोटे का सिस्टम या यूनिवर्सिटी या विद्यालय या शिक्षा जगत में कहीं भी ये चुनाव का क्या सिस्टम चल रहा है, ये क्यों संघ बनाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ढांचा नहीं बन पाया जो इस न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके और न्यायिक व्यवस्था में वैभव ला सके, समृद्ध बना सके। वहां पर बैठ जाए आम आदमी तो सोचे हाँ ये साहब का दरबार है। वहीं टूटी कुर्सी बैठे हैं, बेंच टूटी है, गमछा धरे पान खाए घलर घलर गिरा जा रहा है, कानून बाँच रहे हैं, हाँ वकील साहब नहू हैं। पूरी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लुटिया डूबे पड़े हैं। हाई कोर्ट में ये तो मतलब सोचे नीचे अगर नीचे वाले तल पे चले जाइए, वो पूरी दुर्गंध आती है महाराज। कोई नहीं नियंत्रण है, न स्वयं से सफाई करने का इंटरेस्ट है, पता नहीं कैसे उसमें काम कर लेते हैं। खस्ता हालत है, झाड़ू तक नहीं लगाते। कमाने की कोशिश लाखों की है, लेकिन मजाल है कोई 5 वकील मिलके अपना कुर्सी ठीक कर ले ना, सब सरकारें करेगी। लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, बीमा होनी चाहिए, हेल्थ बीमा होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो सब हम ही का हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता। जापान यूं ही नहीं आगे है, स्वावलंबी भाव है ही नहीं। नहीं कुछ चला तो वकालत की डिग्री ले ली, करे गुंडई। यही सबसे तो तंग आ गया है और न्यायिक व्यवस्था पूरा लगभग चरमरा गई है। विचारणीय विषय है, विचार करें। आज का वीडियो आपको डिस्टर्ब होने के लिए नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए हमने बोला। परमात्मा ने बुलवाया, सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। कल हम फिर मिलेंगे, हमारा सतत बोलना जारी रहेगा। अगर कोई बड़ा वैकेंसी नोटिस या परीक्षा तिथि के बारे में, हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स के बारे में कोई सूचना अगर मिलती है तो हम पुनः फिर आएंगे। वैसे रेगुलर वीडियो जारी रहेगा। हम सीरीज जो से मेला आने वाला है महाशिवरात्रि का, तो पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ कि एक दिन पहले, उस दिन और एक दिन बाद क्लास नहीं जाएगी। बाकी कोशिश मेरी ये होगी कि अब एक क्लास आपको जाए अर्बन प्लानिंग पर और एक क्लास PNSS पर। तीसरी क्लास नहीं चला रहा हूँ। GS की क्लास बिल्कुल ठप है, वो वैकेंसी आने के बाद ही स्टार्ट होगी। चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते। इस समय नेट 4:10 हो रहे हैं।